जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे। ये दोस्तों जो टॉपिक है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहोगे सर कैसे आपको पता चला? दोस्तों पीवाईक्यू जो है, मैं आपको बता दूं, मैं अभी इंडियन पॉलिटी की जो है बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, जो कि 22 अक्टूबर को लॉन्च होगी इसी चैनल पर, जो कि जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इसके क्वेश्चन एनालिसिस सारी चीज़ें जब जो है की, ठीक है, कोई आज नहीं की है, पहले भी कर चुका हूँ। तो मैं जो हूँ आपको बताऊं कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईली सेंसिटिव टॉपिक है। तो चलिए इस लेक्चर की जो है शुरुआत करें। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि आज जो है आपको हमारा जो ये लेक्चर है वो बड़े दिनों बाद मिल रहा होगा। उसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि प्रीलिम्स जो है वो दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, और मैं जो हूँ अब लेक्चर कम करते जाऊँगा, और ये बस पॉलिटी का कोर्स एक बार जो है ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है आपके लेक्चर बंद हो जाएंगे, ठीक है। और मैं भी जो है उतना एक्टिव नहीं रहूँगा। तो अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको मेंटोर के तरीके से अगर गाइडेंस चाहिए, तो आप जो है हमारा प्रीमियम दोस्तों एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। उसकी दोस्तों फ़ीस जो है 149 रुपये में आपको 90 डेज़ के लिए मिलता है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिला होगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको उसमें जोड़ लिया जाएगा। सिंपली उसका प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडब्ल्यू से प्रिपरेशन को अपनी करना चाहते हो, तो आप हमारा डिस्काउंट कूपन कोड ये जो है अगर चिपकाओगे जा करके 6393 AEIE, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे दोस्तों मैंने कई सारे लेक्चर ले रखे हैं। अगर आप हमें नहीं जानते हो तो ये चैनल दोस्तों जो है यूपीएससी के लिए वाकई में बेहतरीन चैनल है, जहाँ पे ब्लॉग कंटेंट नहीं आता है, वाकई में रियल कंटेंट आता है। और मेरी जो डीपनेस है वो आप भली भांति जानते हो, मैं कितने गाढ़े डीप में जाता हूँ। दोस्तों ओसवाल बुक्स का मैंने रिव्यू अपने चैनल पे कर रखा है, खासकर उनकी जो एनसीईआरटी की 1 से 6 से लेकर 12 तक एक ही बुक में आ जाती हैं। तो इनको जो है आप ओसवाल बुक्स को यूपीएससी की प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन बुक्स होती हैं। मैंने इनका रिव्यू अपने चैनल पे कर रखा है। ये 31 ईयर का जो पीवाईक्यू है, इसको भी जो है आप देख सकते हो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। दोस्तों जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं या लेजिस्लेचर की, सबसे पहले देखो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को जो है पढ़ने वाले हैं। हमारे देश में दोस्तों जो अगर आपको बताएं तो जो है 3 ऑर्गन हमारे देश में जो है होते हैं। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए तो एक होता है एक होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर, और तीसरा दोस्तों होता है, थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी आपको पता है कि जो पार्लियामेंट दोस्तों, जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, वो जुडिशरी जो है उनको जो है देखती है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है उन कानून से रिलेटेड, तो उसका जो निर्णायक, जो डिसीजन, जो जजमेंट लेना होता है, ये दोस्तों जो है जुडिशरी का काम है, उनकी रक्षा करना। सेकंड जो दोस्तों एग्जीक्यूटिव होती है, हम एग्जीक्यूटिव को ही पढ़ने वाले हैं। उसका दोस्तों काम होता है कानून को जो है, लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना। सिर्फ लॉ ही नहीं बल्कि पॉलिसी भी हो सकती है, रूल भी हो सकते हैं, रेगुलेशन भी हो सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कराना। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो भी चाहती है तो उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये एग्जीक्यूटिव को काम होता है। एग्जीक्यूटिव दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, एक नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। नॉन परमानेंट में दोस्तों जो है वो लोग आते हैं जो नेता टाइप के लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दोस्तों एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो तो हो जाते हैं नॉन परमानेंट, क्योंकि उनकी सरकार गई तो वो भी गए। दूसरे दोस्तों होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो आईएएस की, तो ये जो है जितने भी अधिकारी गण होते हैं ये सब परमानेंट होते हैं, और ये सदैव रहेंगे। सदैव का मतलब ऐसा नहीं हमारा है, सदैव का मतलब जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, रिटायरमेंट। और चलिए जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव की हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों हमारे देश में जो है, आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दोस्तों देख रहे हो आज लेक्चर नंबर 15, यानी कि 15वां लेक्चर आप देख रहे हो। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ले रखे हैं, इतने डीप में ले रखे हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने दोस्तों दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मेन सारे पढ़ा रखे हैं अपने चैनल पे, लंबे लंबे लेक्चर ले रखे हैं। सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर हमारे देख के आइए, तब इस चैनल पे आइए, तब इस वीडियो पे आइए, तो बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों आपको पता है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है डेमोक्रेसी का हमारे देश में चलता है। ये दोस्तों जो है यूनाइटेड किंगडम, जब मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन, तब मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों होता क्या है, तो इसमें जो है जैसे कि इसका नाम कहाँ से पड़ा, तो इसका नाम दोस्तों जो है, ये जो है जो पार्लियामेंट है ना, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर जो लंदन में है, वहाँ से दोस्तों इसका जो है नाम पड़ा हुआ है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल, ठीक है। तो ये एक जगह का नाम है लंदन में, ठीक है।
और ये जो है इसका इसेंस दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, यानी कि इसका जो मेन इसेंस है ना वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होती है। दोस्तों नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसा मैं देख लूँ कहीं उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा है, हाँ सही है। दोस्तों सिलेबस में बताना भूल गया कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में जो है ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। और आपके पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ोगे तो उसमें भी ये लेक्चर आपका काम आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर क्या होता है कि एक तो नॉमिनल हेड होगा स्टेट का, ठीक है, जैसे जो है यूके होता है, यूके में मोनार्क होता है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का। दूसरा दोस्तों रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है गवर्न किए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है हेड किए जाएंगे। हेड अच्छा शब्द है, ना कि गवर्न किए जाएंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। जो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी जो है, ये सब मैं बता चुका हूँ। देखो अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं डिकोड करने चलूँगा तो 10-20 साल लग जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप पिछले लेक्चर देख के आओ, तो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, ये मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ फिर आप कहोगे कि समझ नहीं आ रहा, मैं समझा नहीं पा रहा। गलती तुम्हारी है कि तुम पहले इसी लेक्चर पे आए हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें बाई कैमरल है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों मेजॉरिटी का जो रूल होता है, यानी कि हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि जो सरकार जो है मेजॉरिटी में होती है वही जो है सत्ता को रहती है। और यहाँ पे दोस्तों जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल के जो है हम कुछ फीचर देख लें। वहाँ पे सबसे पहला फीचर तो यही है कि नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड होता है। जैसे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट हो गए, रियल हेड जो है प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो की स्टोन होता है किसी भी पार्लियामेंट्री या वेस्टमिंस्टर मॉडल जो होता है उसमें दोस्तों जो है प्राइम मिनिस्टर ही की स्टोन माना जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो है जब तक कोई नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक जो है और उसकी काउंसिल जो है ये जो है ऑफिस को एंजॉय करती रहती है, ठीक है। और इससे जो है एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है वो जो है कंटिन्यू रहती है, यानी कि जब तक नया प्राइम मिनिस्टर आ नहीं जाता ऑफिस में, ठीक है। तो पुराने वाले कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े डिसीजन होते हैं उनको नहीं लेते हैं, ठीक है, ये भी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, यानी कि अगर कोई भी मिनिस्टर मतलब सब लोग जो है डिपेंड करते हैं, एक साथ जो है सब लोग डिपेंड करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को। ऐसा नहीं कि जो है मिनिस्टर एक ही पार्टी के हैं और पता चला जो है दूसरे को वहीं पे धोने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो हो सकता है आपको अपनी मंत्री की जो कुर्सी है उससे हाथ धोना पड़े, या हो सकता है पार्टी आपके ऊपर एक्शन ले ले, ठीक है। तो ये जो है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ऐसा दोस्तों इतिहास में कई बार हो भी चुका है, मैं आपको बता दूं तो जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है हटाया गया, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार अलग थे, ठीक है, तो उन्होंने मंत्री का पद तो जो था तोड़ दिया, मतलब हटा दिया, मतलब उन्होंने जो है छोड़ दिया। दोस्तों बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, मेजॉरिटी का रूल होता है, ठीक है, यानी कि जब भी आप मेजॉरिटी को नहीं दिखा पाओगे, मेजॉरिटी को जो है नहीं प्रूव कर पाओगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। इसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। दोस्तों रूल ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो ऑफिस होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसको भी जो है स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन दिया जाता है। जैसे हमारे देश में लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 का है, जिसके अनुसार जो है हमारे देश में एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। यूके में दोस्तों जो है शैडो कैबिनेट होती है, जो कि मैंने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया था। दोस्तों ऑर्डिनेंस पावर की अगर हम बात करें तो हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 से जो है वो ऑर्डिनेंस भी जो है पास कर सकता है जब पार्लियामेंट जो है सेशन में ना हो। जैसा कि दोस्तों जो है मैं आपको बताऊं मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस जो होते हैं, ठीक है, ये कुछ ही समय के लिए होते हैं, ठीक है, इनको पास कराना पड़ता है। अगर जो है मान लो सेशन चालू हो गया और इसको अगले 6 वीक के अंदर, यानी कि 6 वीक के अंदर इसको अगर आप पास ना करा पाए तो ऑर्डिनेंस स्वयं से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस का मतलब ये भी नहीं है, अच्छा कुछ लोग हो सकता है ऑर्डिनेंस ही नहीं जानते हो। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लो सेशन पार्लियामेंट नहीं चल रही है, लेकिन कोई ऐसा अर्जेंट का चीज़ आ चुका है जो है ज़रूरी है देश में, जो है वो मतलब ला तरीके से मतलब आना चाहिए, तो ऑर्डिनेंस आ जाता है उसकी जगह पे, ठीक है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो इसको पास करा लिया जाता है, और पास कराने के बाद जो है वो हकीकत में तब्दील हो जाता है।
लेकिन 6 वीक के अंदर पास कराना होता है जब रीअसेंबली हो जाए, हो रही हो, ठीक है। तो ये बात जो है आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों यूके और इंडिया के वेस्टमिंस्टर मॉडल में थोड़ा सा फ़र्क देख लीजिए। तो यूके और इंडिया का जो है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। कारण दोस्तों ये है कि ये मैं ऑलरेडी आपको यूके और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूँ, और ये अगर आपने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा होगा तो आप स्वयं कर लोगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ो, खुद से पढ़ो बेटा, ज़्यादा हमारा मुंह ना चलवाओ। अब जो है क्रिटिसिज्म क्या है, चैलेंज क्या है हमारे देश में। क्रिटिसिज्म का चैलेंज दोस्तों ये है, कोलिशन पॉलिटिक्स होती है हमारे देश में। कोलिशन पार्टी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए गठबंधन बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले गठबंधन की सरकारें होती थी तो जो है एक उप प्रधानमंत्री भी रखा जाता था। उप प्रधानमंत्री जो है वो दूसरे मान लो जो है मान लो पार्टी से आ जाता था जिसकी सीटें कम हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जो है नेता अपने पहले पार्टी को साधते रहते हैं कि भैया को नाराज़ ना हो जाए, कहूँ बुआ ना नाराज़ हो जाए, कहूँ फूफा ना नाराज़ हो जाए, तो सबको उसी में मचा रहता है। तो जो है वो सरकार बस वहीं भर की रह जाती है, ठीक है। और सबके साथ मतभेद रहते हैं तो फिर जो है ज़्यादा ताकत में सरकार रहती नहीं, जिससे जो है एक तरीके से नेपोटिज्म टाइप का चलता रहता है बस। एंटी डिफेक्शन लॉ दोस्तों जो है हमारे देश में जो है आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ये मैं दरअसल आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्रिटिसिज्म दोस्तों यही है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार जो है किसी भी पार्टी के जो है सदस्य को जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है उसको अगर व्हिप जारी करके अगर आप हटा सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जो है कोई भी जो नेता होता है, ठीक है, लीडर होता है जो पार्लियामेंट में जो होता है, अगर वो जो है अपनी पार्टी को बदल लेता है, पार्टी को बदलने का मतलब ये है दरअसल ये जो है मैं आपको बता दूं तो नीचे विधानसभा में भी हो सकता है, ऊपर लोकसभा में भी हो सकता है। तो कोई भी नेता अगर जो है अकेले अगर जाना चाहे एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में, तो फिर जो है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और उसकी जो सदस्यता होती है वो जा सकती है, ठीक है, वो जो है जा सकती है। दोस्तों कई बार ये भी देखा जाता है कि ऑर्डिनेंस का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि ऑर्डिनेंस जो है वो दरअसल एक प्रकार से इमरजेंसी की ताकत है, ठीक है। आपातकाल का मतलब यहाँ पे इमरजेंसी नहीं है, यहाँ पे इमरजेंसी का मतलब है अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ना कि इसका प्रयोग हो कानून बनाने के लिए, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आज भी हमारे देश में देखिए तो जो अगर आप देखोगे तो 46% हमारे देश में जो एमपी हैं वो दोस्तों उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो है क्रिमिनल चार्ज हैं, ठीक है। तो ये बड़ी दुख की बात है हमारे देश में। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट दोस्तों हमारे देश का नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड है ना वो प्रेसिडेंट ही होता है। प्रेसिडेंट दोस्तों जो है इसकी ऑफिस को आर्टिकल 52 से जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। उसी में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों प्रेसिडेंट की अगर हम आर्टिकल 53 में बात करें तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं यूनियन की हमारे देश की प्रेसिडेंट में ही निहित होती हैं, और ये उसके द्वारा जो है डायरेक्ट या सबऑर्डिनेट के द्वारा जो है एक्सरसाइज की जाती हैं। आर्टिकल 74 क्लास 1 जब आप पढ़ोगे तो उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। दोस्तों प्रेसिडेंट को जो है सहायता और जो है एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो हेड की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उसकी जो कोई भी सलाह होगी वो प्रेसिडेंट को जो है बाध्य होगी। पहले जो है ये बाध्य नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा ये जो है शर्त लगा दी गई कि अब जो है ये बाध्य होगी, क्योंकि आपको पता है कि इमरजेंसी लगा था तो फिर ज़रूरत पची कि प्रेसिडेंट को ये लगा दो शर्त। दोस्तों आर्टिकल 75 क्लास 3 की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इंश्योर पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में कहीं पूछी जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आर्टिकल 78 दोस्तों कहता है कि पीएम की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को जो है इन्फॉर्म करे अपने डे टू डे, मतलब जो भी चल रहा है सरकार में प्रेसिडेंट को अवगत कराता रहे। आर्टिकल 85 कहता है कि सेशंस, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ये सब प्रेसिडेंट ही करेगा जा करके, ठीक है, प्रेसिडेंट से ही होगा। आर्टिकल 111 दोस्तों कहता है कि बिल को जो असेंट देने का काम है वो प्रेसिडेंट ही करेगा। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस जो पावर है हमारे देश में वो प्रेसिडेंट के पास ही है। बात समझ गए।
आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट हमारे देश में दोस्तों ये पद बनाया ही क्यों गया, ये नॉमिनल पद जो है बनाया ही क्यों गया। ये दोस्तों पद हमारे देश में इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे देश में जो है एक नेता ऐसा होना चाहिए था, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए था जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हो, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर का बनाया जाए। तो प्रेसिडेंट वो दरअसल किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। प्रेसिडेंट दरअसल जो है उसमें जो भावना होती है वो हर पार्टी के पक्ष में होती है, और वो हमारे देश के संविधान का रक्षक है। वो हमारे देश की जो है मतलब एक प्रकार से वैसे मान के चलिए कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होता है, ठीक है। और उसकी ज़रूरत है हमारी जो सरकारें होती हैं, ठीक है। तो सरकार कई बार ऐसी स्थिति में फंस जाती है जब कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार नहीं बनेगी, किस पार्टी को इनवाइट करना है, किस पार्टी को इनवाइट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट जो है वो निर्धारित करता है। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती हैं, फिलहाल बात करेंगे अभी लेक्चर में। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दोस्तों देख लेते हैं, शमशेर सिंह का केस है। इसमें कहा था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ये जो है एड एडवाइस पे ही काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सिर्फ कुछ मैटर को छोड़ करके जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली जो है उसको डिस्क्रिशन ना देता हो, विशेष अधिकार ना देता हो। डिस्क्रिशन का मतलब दोस्तों होता है प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं स्पेशल जिसमें जो है वो बड़ा बन जाता है। डिस्क्रिशन का ऐसे भी मान सकते हो कि कुछ स्पेशल या एक्सेप्शनल राइट्स, ठीक है। UN राव का जो है केस आप देखिए, इंदिरा गांधी का, इसमें कहा था कि डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, इससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो जो है कैपेसिटी में जो है अपने काम करते रहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली नहीं काम करेगा। अब दोस्तों डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब ऐसे होता है कि जो जब नहीं मतलब जो है जो है भंग हो जाती है विधानसभा या मान लीजिए जो है लोकसभा, तो विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो है डिजॉल्व हो जाएंगे। वो दरअसल जो है एडवाइस प्रेसिडेंट को देते रहेंगे जब तक जो है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा। मैंने अभी बताया नहीं कि जब तक नया जो है कोई आ नहीं जाता है ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर। डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट की क्या है? तो डिस्क्रिशनरी पावर है, लिमिटेड है और एक्सेप्शनल डिस्क्रिशन है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं जीतती है तो प्रेसिडेंट दोस्तों अपॉइंट करता है उस पर्सन को जो एंजॉय कर सके लोकसभा के कॉन्फिडेंस को, यानी कि मेजॉरिटी में आ सके। जब लोकसभा का डिसोल्यूशन करना होता है तो ये जो है प्रेसिडेंट का ही जो है डिस्क्रिशन है, ठीक है। और ये जो है डिस्क्रिशन इसी का है। रिटर्निंग एडवाइस अंडर आर्टिकल 74 आर्टिकल के तहत किसी भी एडवाइस को जो है लौटा देना, ये भी प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है। ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा डाली गई। पहले जो है पहली बार में साइन करना होता था, अब जो है 44 के द्वारा ये डाला गया है कि उसे रिटर्न करने का अधिकार है, दोबारा लेकर आओ। रिटर्निंग अ नॉन बिल, यानी कि नॉन मनी बिल को जो है वो रिटर्न कर सकता है, ठीक है, रिकन्सिडर के लिए। ऑर्डिनेंस की पावर जो सो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उसमें भी जो है वो प्रैक्टिस जो है इस प्रकार की बन चुकी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करेगा, और ये जुडिशियल रिव्यू भी इसका हो सकता है। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की क्या है? तो प्रेसिडेंट हमारे देश का वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर की एज होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने की उसके पास जो है मतलब वो जो है क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए। मतलब जो है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन होता है उसके लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगला, डज नॉट होल्ड एन ऑफिस फॉर अ प्रॉफिट, वो जो है किसी प्रकार का ऑफिस जो है प्रॉफिट का होल्ड ना करे, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो या लोकल अथॉरिटी में हो। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन स्टेट मिनिस्टर, इनके लिए छूट है। नॉमिनेशन जो है कैंडिडेट का जो है इलेक्शन के लिए चाहिए होता है प्रेसिडेंट के लिए, जिसमें आपको 50 इलेक्टर और 50 ही सेकेंडर चाहिए होते हैं, यानी कि 50 इलेक्टर चाहिए होते हैं एज ए प्रपोजर और 50 ही चाहिए होते हैं एज ए सेकेंडर। 15,000 रुपये RBI में आपको जमा कराने होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑफिस की दोस्तों कंडीशन क्या है? तो वो जो है मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस का, चाहे हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो
या स्टेट लेजिस्लेचर का। अगर वो इलेक्ट हो चुका है तो सीट उसको खाली करनी पड़ेगी। कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इंटाइटल टू ऑफिशियल रेजिडेंस एंड प्रिस्क्राइब्ड इमोल्यूमेंट्स एंड अलायंस। यानी कि दोस्तों जो है सेकेंड शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि उसमें अलायंस और इमोल्यूमेंट्स यानी कि महंगाई भत्ता या सैलरी वैलरी जो भी है, या उसका जो बंगला है ऑफिशियल रेजिडेंस, वो दोस्तों जो है राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति को दोस्तों ये जो ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं तो मैं जो हूँ प्रेसिडेंट जो भवन है वहाँ पे दोस्तों गया था। तो प्रेसिडेंट भवन जो है वो काफ़ी विशाल बना हुआ है। ठीक है, और मैं तो जो उसके अंदर जा चुका हूँ। ठीक है, आप भी जा सकते हो, उसका टिकट वगैरह होता है। तो प्रेसिडेंट भवन जो है वो काफ़ी नायाब बना हुआ है। मतलब मैं तो सोचता हूँ कैसे बनाया गया होगा, इतना बड़ा प्रेसिडेंट भवन है। एक एक गेट जो है ना, मतलब दौड़ने में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हो, इतना बड़ा प्रेसिडेंट भवन है। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रेसिडेंट भवन जो है, आप कभी न्यू दिल्ली जाएँ तो ज़रूर विजिट करें। कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है, बस वो ऑनलाइन टिकट करानी पड़ती है, उसके बाद आप प्रेसिडेंट भवन जा सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे अंदर जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो है आप, अगर मैं तो जा चुका हूँ। ठीक है, अगला दोस्तों बात करें तो कंडीशन क्या है। जब दोस्तों प्रेसिडेंट अपने पद पे होता है तो उसका इमोलूमेंट्स जो है वो कम नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पैसा ऐसा घटा दो। अगला दोस्तों बात करें तो ओथ जो है वो प्रेसिडेंट को सीजीआई या जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही दिलाते हैं। ये बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए। दोस्तों प्रेसिडेंट जो है अपने जो शपथ होती है, ओथ होती है, उसमें वो जो है भारत को लॉ जो है उसको प्रिजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के और डिफेंड करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो शपथ लेता है। और अपनी जो डिवोट होता है वो जो है देश की सर्विस के लिए और भारत की वेलबींग ऑफ द पीपल के लिए जो है लेता है। टर्म्स एंड रिमोवल क्या होता है, तो टर्म जो है 5 ईयर होता है। ठीक है, जिस दिन से वो ऑफिस को अज्यूम करता है उस दिन से 5 ईयर होता है, जब तक कि उसका कोई नया सक्सेसर आ नहीं जाता है। आर्टिकल 56 में ये बात लिखी हुई है। प्रेसिडेंट दोस्तों जो है वो रिजाइन भी कर सकता है, लिख करके रिजाइन लेटर। दोस्तों उसको इम्पीचमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए इम्पीच भी किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप इम्पीचमेंट पढ़ रहे हो तो ये आपको ये भी समझ आना चाहिए कि इम्पीचमेंट आप हर देश का देखें, आप यूके का देखें, आप यूएसए का देखें, आप फ्रांस का देखें, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आप इम्पीचमेंट प्रोसेस देखें और फ़र्क देखें कि क्या दोनों इनमें है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप कहोगे सर लाए तो हो नहीं और ज्ञान दे रहे हो, तो बेटा फिर हम तुमसे कहेंगे कि फ्रांस, यूके, रसिया, चाइना, यूएसएसआर और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा सब पहले देख के आओ। तो इम्पीचमेंट का जो ग्राउंड है ना, यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड अलग अलग होते हैं अलग अलग देशों में, लेकिन भारत में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन एक ग्राउंड है। ये दोस्तों जो ये आर्टिकल 61 में बात लिखी है, चार्ज दोस्तों जो है, चार्ज वो किसी भी हाउस में स्टार्ट किए जा सकते हैं। चार्ज जो है वो 1/4 ऑफ हाउस और 14 दिन पहले की जो है नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, और चार्ज जो है वो साइन किसके द्वारा होने चाहिए, 1/4 जो है जो हाउस स्टार्ट कर रहा है उसके द्वारा साइन होने चाहिए। 14 दिन पहले, 40 डे पहले नोटिस देनी पड़ेगी। और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो होता है वो पास कराना पड़ेगा मेजॉरिटी से 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। यानी कि जो टोटल मेंबरशिप होती है, मैंने अमेंडमेंट वाले प्रोसेस में आपको ये सब चीज़ें बताई थी, फिर भी आप एक बार जान लीजिए। 2/3 जो मेंबरशिप होती है टोटल हाउस की, उससे पास कराना पड़ेगा। फिर वो अदर हाउस में भेजा जाता है, वहीं पे भी, वहाँ पे भी जो है सेम चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी 2/3 से। और उसके बाद जो है ये पास होने के बाद प्रेसिडेंट जो है मान लिया जाता है कि वो हट गया है। उसके बाद जो है अगले 6 महीनों के अंदर अंदर फिर इलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और फिर जो है प्रेसिडेंट दोबारा बन के आता है। इलेक्शन का दोस्तों प्रोसीजर क्या होता है, तो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ना, ये मैं अभी आपसे डिस्कस थोड़ा सा करूँगा, लेकिन मेन तरीके से डिस्कस आपसे तब होगा जब मैं इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन में ही ये सारी डील कर लेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा देंगे वहीं पे। ये यहाँ पे जो है आप हल्का हल्का जान लो कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 54 और 55 आर्टिकल में इसकी जिम्मेदारी जानकारी है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं सिर्फ वही होते हैं।
और इसमें जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली और पुडुचेरी में भी होती है तो उसके भी। नॉमिनेटेड मेंबर इससे एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। इसका जो वोटिंग का सिस्टम होता है वो दोस्तों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट के द्वारा जो है वोटिंग होती है। अब ये सब क्या होते हैं भारी भरकम वर्ड, तो मैं आपको इलेक्शन वाले में बताऊंगा, अभी आप मत जानिए, ठीक है। अभी बस ये हल्का फुल्का जान लीजिए, ठीक है। दोस्तों कोई भी डिस्प्यूट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड तो वो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये स्पेशल ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट जो है 1952 से गवर्न होते हैं। दोस्तों कुछ केस आप देख लीजिए, इनकी तो बात हो ही चुकी है। चरण लाल साहू वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें कहा था कि क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 58 आर एग्जॉस्टिव, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड बाई स्टैच्यूट आर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है ना आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट के लिए, दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के तहत जो है आप प्रेसिडेंट भारत की सिटीजनशिप लेकर के प्रेसिडेंट बन सकते हो। अमेरिका में जो है वहाँ पे ही जन्म होना चाहिए आपका। फ़र्क मैंने आपको बताया था जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे। दोस्तों चरण लाल साहू में कहा था कि क्वालिफिकेशन 58 में जितनी है वो एग्जॉस्टिव है, अब कोई जो है जोड़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आप देखिए दोस्तों, अगर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखें तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, क्योंकि सिटीजन जो है वो डायरेक्टली जो है वोट करते ही नहीं है। फेडरल इम्बैलेंस है, क्योंकि जो है अगर आप मैंने देखो, फिर मैं आपसे कहूँगा पिछले लेक्चर देख के आओ, वरना बहुत सी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ आएंगी। जैसे अगर जो है हमारे देश में देखा जाए तो डिलिमिटेशन कमीशन जो होती है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो 1971 पे ही तो पॉपुलेशन बेस अभी फिक्स है 2026 तक। तो एक प्रकार से ये जो है इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल है नहीं, ठीक है। तो ये फेडरल इम्बैलेंस भी है, ठीक है। पार्टीजन नेचर भी है, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो अक्सर अपने जो पार्टी होती है जहाँ से उसको चुना उना जाता है तो उसी को जो है फेवर करता रहता है। सेरेमोनियल वर्सेज कास्ट, जब दोस्तों उसका कोई रोल ही नहीं है तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो है काहे बना के रखा हुआ है, काहे इतना पैसा जो है खर्च करते हो प्रेसिडेंट के ऊपर बिन मतलब में, हाँ। इतना पैसा देश के विकास के लिए लगा दो, कहीं लगा दो, हाँ, जब उसका कोई काम दाम है ही नहीं, या उसको जो है उसकी सर्विसेज कम कर दो या कुछ भी कम कर दो, तो ये एक जिम्मेदारी नैतिक जो है बनती है। वैकेंसी एंड सक्सेशन की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी हो सकती है उसके टर्म की, रिजाइन कर दे, इम्पीच हो जाए, डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए। आर्टिकल 62 कहता है कि इलेक्शन जो है फिल करने के लिए वैकेंसी वो विद इन 6 मंथ होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों जो है वो अगर प्रेसिडेंट हट जाता है मान लो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आता है प्रेसिडेंट की जगह पे, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो जो है उसकी जगह पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक बार जो है ऐसा ही दोस्तों जो है कुछ केस बना था, ठीक है, जब जो है सीजीआई हमारे देश के यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो भी गए, वाइस प्रेसिडेंट भी गए, और जो है सीजीआई को जो है पद संभालना पड़ा प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो वो दोस्तों जो थे वो थे एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऐसे थे जो है प्रेसिडेंट बने थे। और पावर दोस्तों जो है वो पूरी मिल जाती हैं, ठीक है, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट एज्यूम ना करे ऑफिस को। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे देश के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट थी वो प्रतिभा पाटिल थी। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो 2022 से हैं। दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट की देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 जो है वो प्रेसिडेंट भारत के लिए होना चाहिए ऐसा कहता है। आर्टिकल 53 जो है वो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूनियन की वो प्रेसिडेंट में निहित करता है। आर्टिकल 73 जो है वो कहता है कि डिफाइंस द स्कोप ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, इट एक्सटेंड टू मैटर ऑन विच पार्लियामेंट में लेजिस्लेट and to rights, authority and jurisdiction exercisable by the government of India by virtue of treaties and agreements
A provision limits the union's executive reach in a state on subjects where the state legislature also have competence unless the constitution and law of parliament provides otherwise। यानी कि जो है जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है ये सिर्फ उन मैटर पे ही जाती है जहाँ पे जो है पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सके, जहाँ पे उसके अधिकार है। जैसे कि मैं आपको लिस्ट वाले सब जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, टेस्ट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब दूसरे के मैटर में थोड़ा घुस जाओगे जा करके। आर्टिकल 74 दोस्तों जो कहता है वो कहता है कि एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो कि हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसी की सलाह पे जो है काम करेगा, उसी से बाध्य होगा। रिकन्सिडर के लिए भेज सकता है लेकिन दोबारा आ गया तो करना पड़ेगा। आर्टिकल 77 जो है वो दोस्तों कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो एक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे, ठीक है। और जितने भी कंडक्ट एंड जो रूल्स हैं कंडक्ट एंड अथेंटिकेशन के, ऐसे सारे बिजनेस के या एलोकेशन ऑफ एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये सारे जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। अब आप कहोगे सर ये एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल क्या होता है? आप ऐसा समझ लो, अभी आपको पढ़ाऊँगा, दिक्कत ना लो, लेजिस्लेचर जब आएगा तब पढ़ाऊँगा। ये दरअसल लोकसभा और राज्यसभा अभी तो एक तरीके से बिजनेस ही होता है, तो उसमें ही जो रूल बनते हैं वही होता है। राज्यसभा का अपना रूल होता है, राज्यसभा के चैप्टर होते हैं, तो ये होती है, तो वो सब प्रेसिडेंट से ही होता है, प्रेसिडेंट के नाम से। बल्कि जो आईएएस बनता है ना उसको भी हटा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ही सकते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा ही आपका अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 78 जो है ना वो दोस्तों सेट आउट करता है ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कि वो जो है प्रेसिडेंट को अवगत कराता रहे, कम्युनिकेशन करता रहे एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल को लेकर के। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के पास जाते रहते हैं। दोस्तों एक केस है राम जवाया कपूर का। इसमें कहा था एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल लिमिट्स है। यानी कि जो है जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो जो है लीगल लिमिट में ही है और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में ही है। एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो है किसी भी पब्लिक फंक्शन या जो है किसी के राइट्स को जो है वो जो है आप नहीं छीन सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको लॉफुल अथॉरिटी चाहिए होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल से जो है वो अग्री करे। स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा था कि स्कोप और जो जस्टिसाइबिलिटी है प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन की अंडर आर्टिकल 356 इन फैक्ट्स देन बिफोर द कोर्ट इट मस्ट बी रीड विद कॉशन एंड इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बिकॉज लेटर जुरिस्प्रूडेंस सिग्निफिकेंटली रिफाइंड एंड कर्टेल द आर्बिट्ररी यूज ऑफ आर्टिकल 356। दोस्तों स्टेट ऑफ राजस्थान में जो है कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट 356 से जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाता है तो किस बिहाफ पे लगा रहा है, उसका क्या क्राइटेरिया है। कहीं ऐसे तो नहीं मतलब मन उठाया और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो बहुत सोच समझ के लगाए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख करके लगाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना राज्य में, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे। दोस्तों एसआर बोम्बई का केस, इसमें जो है कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कहा था कि जो है जो प्रेसिडेंट रूल है ना वो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नबम रेबिया का दोस्तों केस है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। इसमें दोस्तों कहा गया था कि लिमिट डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज बाय गवर्नर अंडरलाइन द प्राइमेसी ऑफ एड एंड एडवाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी इन स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्शन। यानी कि गवर्नर जो है वो ज़्यादा प्रेसिडेंट का जो है सगा ना बने, वो जो सरकार है स्टेट में उसकी बात माने, ठीक है, एग्जीक्यूटिव उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करे। दोस्तों एक्सटेंट क्या है, किस हद तक जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसका एक्सटेंट जाता है, तो मैं आपको बता दूं उसका एक्सटेंट यही है कि पार्लियामेंट जिन लिस्ट पे जो है कानून बना सकती है उतना ही एक्सटेंट है। आर्टिकल 73 में यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट दिया गया है। जैसे ट्रीटी हो गई, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट इंडिया का ही काम है। इंटरनेशनल ट्रीटी
जो है कोई स्टेट तो करेंगे नहीं जा करके। इमरजेंसी के लिए भी जो है ताकतें हैं, जैसे 352, 56, 360। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर का यही एक्सटेंट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट और इमरजेंसी। दोस्तों शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया देख लीजिए। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया में भी जो है प्रेसिडेंट ही जो है डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरिया, और जो है 5th शेड्यूल में किस लिए, ताकि स्पेशल प्रोविज़न जो है किए जा सके गवर्नेंस से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में ये चीज़ बताई थी। 5th शेड्यूल जो है वो प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करने की शेड्यूल एरिया की अनुमति देता है, ठीक है, और परमिट करता है कि जो लॉ है वो नेसेसरी जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो सके। तो शेड्यूल एरिया की पावर किसके पास है डिक्लेयर करने की, प्रेसिडेंट के पास। 6th शेड्यूल जो है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल बनाने की जो ताकत है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लिमिटेड जुडिशियल अथॉरिटी स्पेसिफिक मैटर में। तो गवर्नर के पास जो है वो सुपरवाइजरी फंक्शन होता है और सर्टेन पावर होती हैं इशू करने की आर्डर, जबकि प्रेसिडेंट जो है उसका रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो के तहत जो है होता है, ठीक है, यानी कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से जो है प्रेसिडेंट का रोल उसमें एक्सरसाइज किया जाता है और इन काउंसिल को जो है वो अफेक्ट करता है, यानी कि जो है 6th शेड्यूल में भी जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल होता है। दोस्तों एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो है इसके बारे में आर्टिकल 77 में आपको जानकारी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव के जितने भी एक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सब प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। दोस्तों एक रूल बुक होती है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के नाम से जानते हैं। इसमें जो है एलोकेट किए जाते हैं पोर्टफोलियो, प्रिस्क्राइब किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस का, ठीक है, कैबिनेट का रिकन्सिडरेशन और प्रेसिडेंट के फंक्शन कैसे होंगे, बिल को असेंट देना, प्रोमोलगेशन कब होगा ऑर्डिनेंस का, और जितने भी मैटर होते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं तो हमारा जो लोकसभा राज्यसभा है ना, बहुत बवाली काम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो वो काम कैसे होंगे उसके लिए एक रूल बुक बनी हुई है। कैसे ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे पैसा भेजना नहीं, ट्रांजैक्शन मतलब काम कैसे होंगे, ठीक है, उनका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए एक रूल बुक बनती है, एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने सेक्रेटेरिएट होते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम को देखते हैं। कब कौन सी, जैसे आप सोचिए ना, डेली लोकसभा राज्यसभा अगर बैठती है तो उसमें इतने सारे कागज़ पत्र होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती, कौन हैंडल करता होगा, तो बहुत बड़ा तंत्र काम करता है इसके पीछे। मैं दोस्तों अपना एक वाक़या बताता हूँ कि एक बार जो है मैं पार्लियामेंट गया था। ठीक है, मेरी इच्छा थी कि पार्लियामेंट जाऊँ। तो पार्लियामेंट में जैसे एंट्री मारा तो उन्होंने पूछा, यार तुम्हारे पास वो है पास? तो अच्छा पास देखो, दिल्ली में जितने भी ऑफिशियल रेजिडेंस में आप जाओगे या बड़ी जगह पे जाओगे तो वहाँ पास बनता है, ठीक है, बहुत चेकिंग होती है। तो मैंने बोला कि जो है घूमना है, तो उन्होंने दोस्तों मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है आपके पास पास होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रॉपरली जो है दिखाया कि इस प्रकार से पास बनता है। ये आप जो है अपने जो जहाँ से आते हो वहाँ पे जो सांसद हैं उनसे जो है लिखवा करके अगर लाओगे तो आपको जाने की अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों जो है फाइनली मेरा जो मिशन था वो इनकम्प्लीट रह गया और मैं नहीं घुस सका अंदर। दोस्तों अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी जो है होती हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे वो अपॉइंटमेंट करता है बहुत से लोगों का, जैसे हाई लेवल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर या सीनियर जो ऑफिशियल होते हैं उनका अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो दोस्तों यूनियन टेरिटरी होती है उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसी से होता है, प्रेसिडेंट से ही, ठीक है। अपना वो एडमिनिस्ट्रेटर एक अपॉइंट करते हैं जिसको एलजी या गवर्नर वगैरह कह सकते हो। दोस्तों इंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं ना, या सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होते हैं,
ये भी जो है प्रेसिडेंट के पास ही जो है फंक्शन करने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की ताकत है। ठीक है, तो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं स्टेट और यूनियन के बीच में, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट को ही जो है एम्पावर करती है। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है इंटर स्टेट काउंसिल बनाए। दोस्तों आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट जो है रूल लगाता है स्टेट के ऊपर। ये भी जो है सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करता है और ये ताकत प्रेसिडेंट के पास है। ऑर्डिनेंस की ताकत जो है प्रेसिडेंट के पास है। फॉरेन अफेयर जितने भी मामले होते हैं, वो जितने भी ट्रीटी एग्रीमेंट होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। ठीक है। इमरजेंसी की जो ताकतें होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं। नेशनल, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और हमारे देश का जो कमांडर इन चीफ होता है तीनों सेनाओं का, प्रेसिडेंट ही होता है। प्रेसिडेंट के पास दोस्तों ताकत ये भी होती है, वो बैकवर्ड क्लास का जो है कंडीशन जांचने के लिए एक कमीशन बना सकता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे। वो दोस्तों किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, उसके पास पावर है। ठीक है, इसकी ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया के प्रति। जो दोस्तों जुडिशियल सेफगार्ड जो है इसके पास कुछ जो है इस पर लगाए गए हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आर्टिकल 356 का, SR मुंबई केस। अब दोस्तों क्रिटिकल एनालिसिस इसकी यही कह सकते हैं कि ऑन पेपर जो है प्रेसिडेंट के पास दुनिया का बकवास कर रखा है, अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, ऑर्डिनेंस मेकिंग, इमरजेंसी पावर, रियल में जो है कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इससे जो है एक तरीके से जो जो प्रेसिडेंट है वो एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी को ही बना कर रखता है। समझ रहे, मतलब जिस समय देश में आपातकाल या ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें प्रेसिडेंट खड़ा रहता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो संवैधानिक जो निरंतरता होती है उसको बना करके रखता है, और ये सेंट्रल ओवरसाइट करता है यूनियन टेरिटरी की, यानी कि देखता है यूनियन टेरिटरी को और जो है एग्जीक्यूटिव के एक्ट्स को, उनके बारे में जानता रहता है क्या चल रहा है। जुडिशियल रिव्यू जो है एक इम्पॉर्टेंट चेक है इसके पोटेंशियल मिसयूज पे, कि प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। डिबेट दोस्तों अक्सर बनी रहती हैं कि पोटेंशियल मिसयूज होता है ऑर्डिनेंस पावर का, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को, पार्लियामेंट से जो चीज़ होनी चाहिए वो जो है ऑर्डिनेंस से हो जाती है, और कई बार ऑर्डिनेंस से। ठीक है, तो ये गलत, ये मिसयूज होता है। कंट्रोवर्सी जो है अक्सर बनी रहती हैं कि जो है हमारे देश में जब हंग असेंबली हो जाती है तो उस समय प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी आ जाती है। ठीक है, ताकत आ जाती है। हंग असेंबली दोस्तों वो होती है जिसमें किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। पॉलिटिकल प्रेशर जो है हमेशा रहता है। ठीक है, जैसे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को लेकर के आप देखोगे तो लद्दाख में मैंने आपको पढ़ाया था, यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी में लद्दाख में फिर प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। तो ये जो है लद्दाख की सिचुएशन, तो एक दबाव बना रहता है। अब दोस्तों जो है लेजिस्लेटिव पावर जो है हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट दोस्तों जो है वो आर्टिकल 78 से जो है उसकी ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, वो कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट को और सारे डिसीजन के बारे में बताए। आर्टिकल 85 दोस्तों कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो समन कर सकता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, और जो है मतलब जितने दोनों हाउस को जो है वो समन कर सकता है। ठीक है, और प्रोरोगो भी कर सकता है, मतलब वो सत्रावसान भी कर सकता है और सत्र को शुरू भी करता है। आर्टिकल 86 से दोस्तों जो है प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस एंड सेंड मैसेज रिगार्डिंग पेंडिंग बिल्स और अदर मैटर्स। कोई भी मैटर जो है पेंडिंग है या बिल पेंडिंग है तो उसके लिए मैसेज भेजने का काम भी जो है प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 87 दोस्तों जो है प्रेसिडेंट को जो है डिलीवर एक स्पेशल मैसेज जो है फर्स्ट सेशन जब होता है तो उसके शुरुआत में जो है कोई भी जनरल इलेक्शन जब होता है तो उसका जो पहला सेशन होता है तो उसमें जो है एक स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा डिलीवर किया जाता है। ठीक है, और हर साल जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो उसका पहला सेशन में ही जो है प्रेसिडेंट डिलीवर करते हैं एक स्पेशल एड्रेस शुरुआत में। आर्टिकल 111 दोस्तों जो है कहता है कि एवरी बिल पास बाई बाथ हाउस मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, यानी कि कोई भी बिल जो है जो पास होता है हाउस के द्वारा उसको जो है प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। वो चाहे तो असेंट दे सकता है, स्वीकृति, विद होल्ड कर सकता है, या जो है रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन मनी बिल रिकन्सिडर के लिए नहीं जाता है। इफ़ द बिल इज रीपास्ड, अगर बिल जो है दोबारा पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी।
आर्टिकल 123 बता ही चुका हूँ। आर्टिकल 3 और 4 दोस्तों जो है वो कहता है कि अगर किसी प्रकार से आप स्टेट की बाउंड्री या कोई नया स्टेट बना रहे हो या टेरिटरी को जो है चेंज कर रहे हो, तो जो है उसके लिए आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस प्रकार के कोई भी संशोधन जब आप करते हो, चाहे नए स्टेट को जोड़ना हो या जो नए स्टेट बनाना हो या किसी टेरिटरी में छेड़छाड़ करना हो, वो जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाते। दोस्तों, प्रेसिडेंट का काम होता है वो 12 मेंबर जो है राज्यसभा में जो है मतलब शामिल करता है, नॉमिनेट करता है, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस जो है हो सकते हैं। दोस्तों, वो जो है डिसाइड करता है कि किस मेंबर को जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है, और इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके, मतलब इलेक्शन कमीशन से जो है बताएगा कि ये मेंबर सही मतलब उल्टा सीधा कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो कंसल्टेशन इलेक्शन कमीशन से कर करके जो है वो उसके क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। दोस्तों, प्रेसिडेंट ही जो है वो रिपोर्ट पेश करता है कैग की, ले डाउन करता है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और अदर जो रिपोर्ट होती हैं वो पार्लियामेंट के समक्ष। दोस्तों, प्रेसिडेंट ही जो है वही दोस्तों रेगुलेशन बनाता है पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में दोस्तों बैरन आइलैंड है शायद, और सुसुप्त ज्वालामुखी है वो शायद फिर एक्टिवेट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए कि दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख के लिए जो है वही रेगुलेशन वगैरह बनाता है। दोस्तों, की फीचर क्या है प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर के? तो प्रेसिडेंट दोस्तों जो है वो पार्लियामेंट का ही एक अभिन्न हिस्सा है, यानी कि पार्लियामेंट हमारे देश की प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। आर्टिकल 79। दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है, वो असेंड कर सकता है बिल को, विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मनी बिल को जो है वो चाहे तो असेंट दे दे या चाहे तो विद होल्ड कर ले, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को। ठीक है, और रिटर्न सिर्फ बिल को ही किया जा सकता है। अगर दोबारा पास हो गए तो असेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर इसी के पास है, बता ही चुका हूँ। मैसेज पावर मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपको थोड़ा समझना चाहिए दोस्तों। आर्टिकल 200 कहता है, ये दरअसल अभी हाल ही का मामला है जो कि आपके नोट्स में डाल दिया मैंने है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? आर्टिकल 200 में कहा गया है कि गवर्नर जो है वो चाहे तो असेंट दे सकता है। मैंने क्या कहा? गवर्नर अगर चाहे तो असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है असेंट को, या रिटर्न कर सकता है, या रिजर्व कर सकता है बिल को पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के लिए। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट का ही कठपुतली होती है, बल्कि शुद्ध देखा जाए तो मोदी जी की कठपुतली होती है गवर्नर। तो गवर्नर जो होता है वो रिजर्व कर सकता है बिल प्रेसिडेंट के लिए जो स्टेट में पास कराया गया। 201 दोस्तों जो आर्टिकल है वो कहता है कि जो रिजर्व किया गया बिल है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको असेंट दे दे, विद होल्ड कर ले या रिटर्न कर दे, लेकिन नॉन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है, कुछ रिकमेंडेशन दे दे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 111 जो है, आर्टिकल 201, ये जो है रिकन्सिडरेशन के बाद वो ऐसा नहीं कहते हैं कि आप जो है मतलब जो है उसको दोबारा लौटाओ। मतलब एक बार मान लो आपने लौटा दिया, दोबारा पास होकर के आ गया, फिर आपने पता चला स्टेट को लौटा दिया, क्योंकि तमिलनाडु में सरकार जो है वो विपक्ष की सरकार है, सत्ता पार्टी की सरकार नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कानून को पास ही नहीं होने दे रहे हो, कुछ भी बार बार उसको होल्ड कर लेते हो। सुप्रीम कोर्ट केस आ गया, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तो तमिलनाडु की जो सरकार है उसने केस कर दिया गवर्नर के खिलाफ। ये दोस्तों जजमेंट है 8 अप्रैल 2025 का। इसमें दोस्तों का क्या मैं आपको बताऊं, तो इसमें 2020 से 2023 के बीच में तमिलनाडु लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसने पास किए थे बहुत सारे बिल। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड गवर्नर की जो है रोल चांसलर के रूप में जो है कर्व करने के लिए। लेकिन गवर्नर जो RN रवि थे उन्होंने जो है
रिजर्व कर दिए ज़्यादातर बिल प्रेसिडेंट के लिए, जिससे जो है उनमें एक एलिगेशन ये लगी कि स्टेट को जो है चुने हुई सरकार को कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम सरकार चलाएंगे कि ये गवर्नर और जो है प्रेसिडेंट चलाएंगे। तो एक स्टेट ने जो है फाइल की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रूलिंग दी है कि कोई एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं है, यानी कि गवर्नर जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है स्वीकृति देने से इंडेफिनिट टाइम के लिए। और पॉकेट वीटो जो है का जो इनएक्शन आप करते हो, पॉकेट वीटो का मतलब जेब में डाल लिया, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पे कहा कि परमिसिबल ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200, गवर्नर को चाहिए कि वो ग्रांट करे एसेंट को, रिटर्न कर दे अगर नॉन मनी बिल है, मनी बिल को नहीं, या जो है कुछ रिकमेंडेशन के साथ रिटर्न कर दे, या जो है रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट को लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई फोर्थ एक्शन ऑप्शन है नहीं इन एक्शन का एग्जिस्ट करने का। टाइमलाइन भी निर्धारित कर दी कि विद होल्ड या रिजर्व करोगे ऑन एडवाइस विद इन 1 मंथ, यानी कि जो है विद होल्ड और रिजर्व करोगे कंट्रेरी टू एडवाइस विद इन 3 मंथ। इफ असेंबली दोबारा जो है उसको पास कर देती है तो गवर्नर को जो है असेंट 1 महीने के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। समझ गए? यानी कि पहले 1 महीना अगर जो है विद होल्ड करते हो या फिर जो है आप रिजर्व कर देते हो एडवाइस के लिए, तो 1 महीना के अंदर जो है आपको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। विद होल्ड या रिजर्व कर देते हो कंट्रेरी टू एडवाइस, यानी कि जो है तो जो है उसके लिए समय दिया गया है 3 महीना। अगर दोबारा पास करके आ जाता है, ठीक है, तो जो है गवर्नर को असेंट देनी पड़ेगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो इसने टाइमलाइन एकदम सेट कर दी प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर के लिए भी। गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें हैं उसके पास, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, इस बात का। तो स्टेट लेजिस्लेचर की ऑटोनॉमी इससे जो है स्ट्रेंथ हुई। गवर्नर जो डिले कर रहा था पावर का प्रयोग करके वो बंद हो गया, ठीक है, और इससे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री एक्सेप्ट हो गई। दोस्तों लेजिस्लेटिव जो पावर है प्रेसिडेंट की वो 201 में दी गई है कि जब बिल रिजर्व किया जाता है तो प्रेसिडेंट उसको चाहे तो असेंड कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है अगर नॉन मनी बिल है। आर्टिकल 111 दोस्तों वो जो है प्रेसिडेंट जो है उसको कहता है कि नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू असेंट आफ्टर रिकंसिडरेशन, जबकि आर्टिकल 111 कहता है आर्टिकल 111 कहता है कि दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद जो है प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है अनुमति देने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस ताकत का गलत प्रयोग ना करो, रीजनेबल होना चाहिए डिले, ये नहीं होना चाहिए कि जो है आप असेंट दे ही नहीं रहे हो। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रीजनेबल होना चाहिए, कोई कारण वैलिड होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, ठीक है, तो वो जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या ऑर्डिनेंस से जो है नहीं हो सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न उसके लिए होता है, स्पेशल प्रोसीजर होता है, स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है जहाँ पे ज़रूरत होती है। सेकंड वीटो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अगर बिल जो है दोबारा रीपास हो जाता है आफ्टर रिकंसिडरेशन तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी। ऑर्डिनेंस पावर जो है वो टेम्परेरी है, ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्परेरी है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड लिमिटेड टू पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इन एक्शन का, जैसा तमिलनाडु जजमेंट में हुआ। पॉकेट वीटो हमारे गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है, या तो रीजनेबल तर्क होना चाहिए। दोस्तों इमरजेंसी पावर हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी होती है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। पहले ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसका स्कोप बहुत बड़ा होता था, तो अब शब्द आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया 44 अमेंडमेंट के द्वारा। ये दोस्तों प्रोक्लेमेशन इसका होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब रिटर्न में जो है एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ये पहले नहीं था, लिखा गया बाद में 44 अमेंडमेंट के द्वारा।
अप्रूवल दोस्तों जो है दोनों हाउसेस का चाहिए होता है विद इन 1 मंथ, ठीक है। पहले ये 2 महीने था, अब 1 महीना हो चुका है। अप्रूवल चाहिए होता है नेशनल इमरजेंसी लगाने के। पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, यानी कि टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ड्यूरेशन दोस्तों 6 महीना होता है एक बार में, और इसको अनलिमिटेड टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है बार बार अप्रूवल हर 6 महीने में लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जब शुरू आपने किया था तो आपने 1 महीने के अंदर जो है अप्रूवल लिया, फिर उसके बाद 6 महीने ख़त्म होने के बाद, एक्सपायरी के बाद फिर आपने पास कराया। ऐसे आप अनलिमिटेड लगा सकते हो। रिवोकेशन, प्रेसिडेंट दोस्तों चाहे तो वो जो है रिवोक भी कर सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम। और इफ़ द लोकसभा पासेज अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग कंटिन्यूएशन बाय ए सिंपल मेजॉरिटी द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक। अगर ये भी जो है उसी तरीके से पास हो जाता है तो रिवोक करना पड़ेगा। इससे दोस्तों सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो पार्लियामेंट दोस्तों जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है मैटर्स पे स्टेट लिस्ट के, जब दोस्तों नेशनल इमरजेंसी लगी होती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सब्जेक्ट हो जाती है स्टेट जुरिस्डिक्शन पे, समझ रहे हो। यानी कि जो है स्टेट पे जो है वो क्षेत्राधिकार आ जाता है। लेजिस्लेटिव जो लाइफ होती है, लोकसभा का जो टर्म होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, 1 ईयर जो है एक बार में हो जाता है। लेकिन जो है ऐसा नहीं होगा कि जो है इमरजेंसी ख़त्म होगी तब भी चल रहा हो। दोस्तों आर्टिकल दोस्तों फंडामेंटल राइट में अगर हम देखें तो आर्टिकल 358 दोस्तों कहता है कि राइट्स अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल ऑटोमेटिक, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट में सस्पेंड इन फोर्स ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों पहले 20 और 21 भी ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब जो है ये इन्फोर्स कर दिया गया है 44 अमेंडमेंट के द्वारा, सेफगार्ड कर दिया गया है। दोस्तों मिनर्वा मिल्स का केस है 1980 का, और इसमें कहा कि इमरजेंसी पावर जो है सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, और पार्लियामेंट जो है इनलार्ज नहीं कर सकती इन पावर को, इमरजेंसी की ताकत को बढ़ा नहीं सकती है। तो 44 जो अमेंडमेंट था, आपको मैंने अमेंडमेंट वाले लेक्चर में बढ़ाया था कि इसने बहुत सारे सुधार किए थे ताकि दोबारा जो है इमरजेंसी वगैरह ना आए। दुरुपयोग भी तो हो सकता है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे पता नहीं कब इमरजेंसी लगा दो, ताकत ले लो। हिस्टोरिकल दोस्तों इंस्टेंस क्या है, इमरजेंसी हमारे देश में दोस्तों जो है 1962 में, यानी कि 1962 में, 61 में, 75 में, इतनी बार जो है इमरजेंसी हमारे देश में लग चुकी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं दोस्तों ये देख रहा हूँ कि ये लेक्चर प्रेसिडेंट का कितना लंबा जाएगा यार, ये तो मतलब 1 घंटा हो चुका, प्रेसिडेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 14 तक जाएंगे। हम तो सोचे थे, हम अच्छा इस प्लान से आए थे कि जो है आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ख़त्म कर देंगे, और हमें लगता है कि आज का लेक्चर प्रेसिडेंट पढ़ाकर ही ख़त्म करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता था। और दोस्तों मैं लंबे लेक्चर इसलिए नहीं अब ले सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो 4-5 घंटे पढ़ा भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, प्रीलिम्स का मेरा पेपर आ रहा है। तो अब लेक्चर मैं आपको बता दूँ तो देर में ही आएंगे, और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा मेंटोरशिप जो काफ़ी महंगा नहीं है, 90 दिनों का 149 में पे करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ठीक है, गाइडेंस आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो 1962, 71, 75 में जो है लग चुका है, ठीक है। और दोस्तों जब 75 में लगा था ना, तो इसका ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस था कुछ नहीं, ऐसे बवाल मना करके लगा दी इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी जो है वो 356 और 65 से लगती है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। 356 से दोस्तों, जब 356 का जो ग्राउंड होता है वो होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल ना रही हो। 365 तब होता है जब स्टेट जो है वो यूनियन डायरेक्शन जो है मान नहीं रहा हो। प्रोसीजर दोस्तों क्या होता है, तो प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट जो है इसका शुरुआत करता है, प्रोक्लेमेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और पार्लियामेंट्री अप्रूवल 2 महीनों के अंदर चाहिए होता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और ये जो है
शुरुआत में जो है इसको 6 महीने तक जो है वैलिड होता है, ठीक है। अगर 2 महीनों के अंदर अंदर, एक बात को याद रखिएगा, इसका जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है ना वो 2 महीनों में चाहिए होता है, जबकि पिछले वाले का 1 महीना था। और यहाँ पे जो तो ड्यूरेशन है ना 6 महीने है, तो 6 महीने उसमें भी थी, और ये 3 साल तक ही मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। वहाँ पे अनलिमिटेड था, यहाँ 3 साल है। तो ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी दोस्तों जो है ना उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करता है कि इलेक्शन जो है वो हो नहीं सकते हैं स्टेट में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जो है इसमें इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि इलेक्शन जो है स्टेट में नहीं हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है ऑपरेशन में होती है। इफेक्ट क्या होते हैं, स्टेट का लेजिस्लेचर जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है या जो है सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नर प्रेसिडेंट की बिहाफ पे चलाता है। प्रेसिडेंट एज्यूम कर लेता है लेजिस्लेटिव पावर को स्टेट की जितनी भी होती है अंडर आर्टिकल 357। जुडिशियल सेफगार्ड, तो फिर मैं बता चुका हूँ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, SR मुंबई केस। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है, ठीक है। तो इसका अप्रूवल दरअसल 2 महीनों के अंदर चाहिए होता है, ठीक है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का। और इससे जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो मतलब यूनियन जो है वो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को फाइनेंशियल मैटर के रिलेशन में। सैलरी घटाई जा सकती हैं, ठीक है, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन की, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी घट सकती हैं सैलरी। मनी बिल या अदर फाइनेंशियल जो रजिस्ट्रेशन है उसको जो है रिजर्व किया सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, समझ रहे। मनी बिल जो है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मनी बिल वैसे तो प्रेसिडेंट नहीं रिकन्सिडर के लिए करता है, लेकिन यहाँ पे रिकन्सिडर के लिए मतलब यहाँ पे जो है रिजर्व कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास ताकत आ जाएगी। ये आज तक डिक्लेयर इंडिया में हुई नहीं है फिलहाल। अगली बात करें तो अमेंडमेंट हमारे देश में दोस्तों इमरजेंसी से रिलेटेड 38 अमेंडमेंट हुआ है, जिसने इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन जो है इम्यून करने की कोशिश की जुडिशल रिव्यू से। 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसने जो है एक्सपेंड कर दिया सेंट्रल पावर को, और इसने इमरजेंसी ड्यूरेशन और कर्टल कर दिया चेक को कि इमरजेंसी पे कोई चेक नहीं कर सकता। ये सब इंदिरा गांधी जी के काम है, ठीक है। और 44 अमेंडमेंट जो है वो किया गया कि आर्म्ड रिबेलियन जो है वो लिख दिया गया इंटरनेट डिस्टर्बेंस के नाम पे। और प्रोक्लेमिनेशन जो है वो सिर्फ एडवाइस पे ही होगा कैबिनेट की, ये भी लिखा गया बाद में। पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 मंथ के अंदर चाहिए होता है नेशनल इमरजेंसी में। 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये दोस्तों एक क्रिटिकल एनालिसिस भी है कि फेडरलिज्म इससे जो हमारे देश का वो बर्बाद हो जाता है, मिसयूज होता है इसका। और फाइनेंशियल पावर देखते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ही दोस्तों जो है फाइनेंशियल, प्रेसिडेंट के पास हम देखेंगे कि आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी फाइनेंशियल ईयर होंगे, ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल जो बजट है ना, एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो जो है लेड बिफोर बाथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट जो है वो जो है हर फाइनेंशियल ईयर जब नहीं शुरुआत होती तो बजट जो मतलब जो पेश किया जाता है वो तो हालांकि जो है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब फाइनेंस जो पेश करने का काम होता है वित्त मंत्री का होता है, लेकिन उसमें जो है ये जो प्रेसिडेंट को में ही ये ताकत नहीं था, ठीक है। तो यूनियन बजट से रिलेटेड ये बात आपको पता होनी चाहिए। पेश कौन करता है तो वित्त मंत्री करता है, ये बात याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन नाम किसका चलता है तो वो प्रेसिडेंट। आर्टिकल 113 और 2 में देखिए, नहीं 3 में 113, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों कोई भी ग्रांट जो है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं बनेगी। आर्टिकल 114 कहता है एप्रोप्रिएशन बिल्स मे बी इंट्रोड्यूस ओनली आफ्टर डिमांड फॉर ग्रांट्स आर मेड ऑन द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। यानी कि कोई भी अप्रोप्रिएशन बिल है वो सब तभी जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है उसमें हो, ठीक है। वन 110 जो है इसमें हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो उसको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये लेक्चर बहुत लंबा है दरअसल, मैं आपको बताऊं तो अभी
सारे आर्टिकल यहाँ पे नहीं डिस्कस होंगे, ये अभी दरअसल एक चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत लंबा ये चलेगा, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मनी बिल आप सोचो कि नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं छोड़ा है, सब कवर होगा। बस सही टाइम का इंतज़ार करो, अभी वो लेक्चर आया नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आर्टिकल 110 जो है वो डिफाइन करता है मनी बिल को, ठीक है। तो ऐसे बिल जो है इंट्रोड्यूस लोकसभा में तभी होंगे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। आर्टिकल 117 क्लास 3 कहता है कि फाइनेंशियल बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। अब दोस्तों एक प्रकार से इसे मान लीजिए कि ये भी एक फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। इसको भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। दोस्तों आर्टिकल 115-16 जो है वो कहता है कि सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट जो है वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, इन सब में जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। कितनी ताकत इसके पास, सब में जो है इसकी रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, ये याद रखिएगा, समझ रहे हो। 280 कहता है रिकमेंडेशन करेगा काहे नहीं, कुकड़ों को बैठा तो हमारा ही है। आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट दोस्तों जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद, अगर ज़रूरी है। आर्टिकल 267 कहता है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को जो है इस्टेब्लिश करने का काम, जैसे दोस्तों वो कंसोलिडेटेड फंड था, ये कंटीजेंसी फंड है। अब आप कहोगे सर कब पढ़ाओगे, अभी बस सुन लो, आगे लेक्चर में आएगा, टेंशन ना लो। ये पॉलिटी का जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में एक सवाल नहीं रहेगा कि ये चीज़ सर ने पढ़ाई नहीं। 267 जो है 67 वो इस्टेब्लिश करने की बात करता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे फॉर अर्जेंट या अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर, मतलब कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जो पहले से नहीं था। आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी की ताकत इसके पास है। तो अगर देखा जाए तो जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगभग हर जगह ज़रूरी है। यूनियन बजट में भी जो है प्रेसिडेंट का ही नाम होता है। एड्रेस करने का काम सप्लीमेंट्री एक्सेस ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट, क्रेडिट। अब आप कहोगे सर वोट ऑन अकाउंट, क्रेडिट, एक्सेस ग्रांट ये सब क्या है, धैर्य रखो बालक, सब पढ़ाएंगे, आगे लेक्चर में आएगा, अभी वो चैप्टर आ नहीं रहा है। तो आर्टिकल 115-16 में जो है, अच्छा बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फाइनेंशियल पावर जो है वो एक्सरसाइज की जाती है एट एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है, जिसमें मेनली जो है फाइनेंस मिनिस्टर का रोल होता है। प्रेसिडेंट का रोल जो है लार्जली फॉर्मल है, रियल डिसीजन पावर जो है वो कैबिनेट के पास ही होती है, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर। आपको पता होना चाहिए कि 53 और 73 जो है, जितनी भी यूनियन की जो पावर है एग्जीक्यूटिव की, जो एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर की जो पावर है, एक्सटर्नल मतलब विदेशी, वो सारी प्रेसिडेंट में ही नीत होती हैं। डीपीएसपी दोस्तों जो है आर्टिकल 51 वो भी यही कहता है कि स्टेट शैल फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। आर्टिकल 253 कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटी एग्रीमेंट। पार्लियामेंट जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए ट्रीटी एग्रीमेंट को लॉ बना सकता है। 253। तो डिप्लोमेटिक पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। फॉरेन इन्वॉय को भेजना हो, इंडिया के एम्बेसडर को विदेश में तैनात करना हो, ट्रीटी करनी हो, एग्रीमेंट करना हो, साइन करना हो, सब प्रेसिडेंट के नाम से होता है। डोमेस्टिक लॉ हो, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन हो, ये सब जो है उसी के नाम से होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फोरा में हेड ऑफ स्टेट हमारा ही चलता है, ठीक है, जबकि फॉर्मल रूप से जो है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही करती है, लेकिन इनफॉर्मल रूप से प्रेसिडेंट का नाम चलता है। केस लॉ जैसे देख लीजिए, मगन भाई ईश्वर भाई पटेल का लॉ है, नहीं केस है। उसमें कहा था कि ट्रीटीज में रिक्वायर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन आर इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ दे आफ्टर अल्टर डोमेस्टिक लॉ और टेरिटरी। यानी कि किसी भी ट्रीटी मान लो आप विदेश में कर तो आए हो, लेकिन उसके लिए जो है आपको हो सकता है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ जाए, या हो सकता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन भी करना पड़ जाए, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों हमारे देश में ऐसी हैं जो अमेरिका से बेहतर हैं। वो चीज़ें ये हैं कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है पार्लियामेंट से पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अमेरिका में मान लो अगर अमेरिका $6 बिलियन का हथियार इजराइल को भेजता है तो वो भी पास कराना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा मतलब उतना नहीं है कि हर चीज़ पास ही करानी पड़े। ये मैंने आपको अमेरिका के लेक्चर में पढ़ाया था। तो लिमिटेशन क्या है, तो प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, ठीक है, पॉलिसी डिसीजन उसी की एडवाइस पे लेता है।
ट्रीटी जो है वो डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली जस्टिसाइबल अनटिल इम्प्लीमेंट डोमेस्टिकली, यानी कि जो है ट्रीटी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम लोग साइन कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसको कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा मिलिट्री की जो ताकत है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस का, आर्टिकल 53 क्लास 2। 74 में कहा है कि प्रेसिडेंट जो है एक्ट एंड एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। दोस्तों ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सर्विस चीफ जितने भी होते हैं उनको सबको अपॉइंटमेंट करता है कैबिनेट की एडवाइस पे। फॉर्मल डिक्लेरेशन जैसे वार और पीस का भी जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, ठीक है। और लेकिन डिसीजन जो है वो सरकार ही लेती है। डिफेंस मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, वो एक्सरसाइज करती है पावर को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो प्रेसिडेंट का रोल जो है बस सेरेमोनियल है, ठीक है। और प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। जुडिशियल पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है, ठीक है, यूनियन के केसेस में, सिर्फ यूनियन लॉ के केसेस में। प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर है जो गवर्नर के पास नहीं होती, जैसे कोर्ट मार्शल, ठीक है, और डेथ सेंटेंस में गवर्नर ये नहीं कर सकता है। गवर्नर को दरअसल स्टेट के लॉ में जो है ताकत है माफ़ आप करने की, प्रेसिडेंट को यूनियन के लॉ में है। प्रेसिडेंट चाहे तो, प्रेसिडेंट के पास दो ताकत अतिरिक्त हैं, एक है कोर्ट मार्शल केस और दूसरा है डेथ सेंटेंस। तो प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है। और 143 जो उसमें वो कहता है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन, प्रेसिडेंट के पास दोस्तों जो है सलाह लेने की ताकत होती है सुप्रीम कोर्ट से, और वो चाहे तो जो है ऐसा कर सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होती है, माने ना माने। आर्टिकल 124 क्लास 2 एंड 217 जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ये भी जो है कोलेजियम और गवर्नमेंट की सिफारिश पे ही जो है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इसमें देखिए कोलेजियम का रोल इसलिए है क्योंकि जजों ने अपने लिए सिस्टम बना के रखा है। फंक्शन क्या है तो क्लीमेंसी पावर, यानी कि क्षमादान की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 से आती है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड द कोर्ट मार्शल केस। अपॉइंट जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी, तो जितने भी जुडिशरी के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट यही करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वगैरह जो एडवाइस पे ही करता है, ठीक है। जुडिशल रिव्यू जैसे हो गया, ठीक है, जैसे क्षमा दान बता ही चुका हूँ बार बार वही बात। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। तो प्रेसिडेंट के पास लगभग कई जो है क्षमादान शक्तियाँ हैं, ठीक है, लेकिन क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं उस पर एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा, ठीक है। फिर वही बात लग गई आकर के। प्रेसिडेंट के पास बस ये याद रखना कि दो शक्तियाँ ज़्यादा हैं, एक कोर्ट मार्शल और दूसरा डेथ सेंटेंस, जो कि गवर्नर के पास नहीं है। दूसरी बात ये भी याद रखना, प्रेसिडेंट यूनियन के लॉ में, यूनियन के सब्जेक्ट पे, और गवर्नर स्टेट के सब्जेक्ट में। यहाँ पे दोस्तों शब्दों का मतलब समझ लीजिए। पार्डन का मतलब होता है कि फुल फॉरगिवनेस, कंप्लीट जो है क्षमादान, और ये जो है कन्विक्शन और सेंटेंस को जो है रिमूव कर देता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पनिशमेंट विद द लाइटर वन, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसकी क्षमा को जो है कम में बदल देना। रेमिशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स नेचर, यानी कि जो है समय को जो है वो कम कर देना या टर्म्स को जो है वो चेंज कर देना, लेकिन क्षमा का जो नेचर है, उसका प्रकृति है, वो दंड की वही रहेगी। समझ रहे हो, दंड का मतलब जैसे मान लो जो है क्या बताएं। रिप्रीव का मतलब होता है टेम्प्ररी स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, रोक दो, मतलब जो है अभी टेम्प्ररी रोक दो। रिस्पाइट का मतलब ये कि लेसर सेंटेंस जो है देना स्पेशल ग्राउंड पे, ठीक है, जैसे मान लो कोई बीमार है या एज वगैरह, तो इसके आधार पे। तो ये बातें आपको समझ आई, ठीक हो गया। तो इसको एक बार फिर पढ़ लेना। ये जो है प्रेसिडेंट गवर्नर का ये है। मारूराम का केस है, ठीक है। इसमें कहा था कि पार्डनिंग पावर जो है एब्सोल्यूट नहीं है। प्रेसिडेंट गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम करेंगे, उसी के एडवाइस पे गुड फैथ में काम करेंगे, ये भी गुड फैथ। अपूर्व सुधाकर का केस है, इसमें कहा मर्सी पावर जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। और इसमें मालाफाइड आर्बिट्रीनेस या जो है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, रिलेवेंट तरीके से कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। शत्रुघ्न चौहान का केस है, इसमें कहा अनड्यू डिले जो है ना किया जाए। जैसे मर्सी पिटिशन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा है कि डिले बहुत करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये जो है राइट से वंचित कर देता है जो दोषी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ना, बहुत पॉइंट की चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन यूपीएससी ने भर भर के पूछे हैं।
तो शत्रुघ्न चौहान में क्या कहा है कि अनड्यू डिले ना करो, ठीक है। तो कई स्टेट ने जो है, जैसे महाराष्ट्र ने एक अलग से जो है इसका बना दिया है सेल, ताकि जो है वो क्षमादान से जो रिलेटेड आती हैं चीज़ें उनको ही निर्धारण करे, ताकि फास्ट तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हो। दोस्तों एक केस था राजीव गांधी असैसिनेशन केस, जिसमें बी श्रीहरण मुरुगन का केस था, ठीक है। और ये 2014-15 और जो है इसमें दरअसल जो है एक व्यक्ति था मुरुगन, ठीक है, और राजीव गांधी का हत्यारा माना जाता था उसको, ठीक है। असैसिनेशन केस से उसका ताल्लुक था। और तमिलनाडु की कैबिनेट ने जो है रिकमेंड किया था कि उसकी जो सज़ा है आर्टिकल 161 के तहत रेमिट कर दी जाए, रेमिशन कर दिया जाए। अब रेमिशन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था अभी, मैंने आपको बताया रेमिशन का मतलब टर्म्स जो है सेंटेंस के नेचर चेंज किए बगैर जो है चेंज कर दिए जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो है आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कहा कि जो आर्डर रिलीज किया गया था कन्विक्ट के लिए, उसने जो है दोबारा जो है कहा कि गवर्नर जो है बाउंड है कैबिनेट के एडवाइस पे और उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और क्लैरिफाई किया कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, यानी गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, बट स्टेट रेमिशन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेज इज वैलिड व्हेन ड्यूली रिकमेंडेटेड। यानी कि जो है अगर स्टेट जो है काउंसिल ऑफ कैबिनेट जो है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट को जो है अपनी गलती का आभास हो गया था मुरुगन को जो सज़ा दी गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 142 में स्पेशल अपनी तरफ से बाहर आकर के ये कहा कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है उसकी बात को सुना जाए, और गवर्नर जो है उसकी बात से मानने के लिए बाध्य है, और गवर्नर को मान करके उसकी सज़ा को जो है कर सकता है रेमिट, ठीक है, जो कहा जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुरुगन के लिए जो एक केस था, और 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बड़ी ताकत है जिसका वो जो है कंप्लीट जस्टिस करने में जो है प्रयोग करता है, और सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का आभास था। वीटो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती, गवर्नर के पास भी होती है, लेकिन वीटो पावर का जो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो यूपीएससी है वो कई बार जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे आर्टिकल 111 जो है वो कहता है कि एवरी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट में, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को असेंड कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बिल को, यद्यपि वो मनी बिल ना हो, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगी हो। तो पार्लियामेंट अगर दोबारा उसको रिपास कर देती तो प्रेसिडेंट को उसको बाउंड है वो असेंट देने के लिए, ठीक है। और यही दोस्तों स्टेट के संदर्भ में भी लगता है, ठीक है। स्टेट के संदर्भ में पहले तो तमिलनाडु, जैसे अभी 2025 का जब ये केस हुआ है तब जाके प्रेसिडेंट जो है उसको अब देगा जा करके, लेकिन पहले जो है प्रेसिडेंट उसको रिजर्व ही कर रहता था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना कि तुम्हारे पास ताकत है कि तुम चाहो तो दोबारा रिकन्सिडरेशन के बाद भी जो है उसको चाहो विदहोल्ड कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो, लेकिन इसका डिस्क्रिशनरी यूज नहीं होना चाहिए, इसका आर्बिट्रेरी यूज नहीं होना चाहिए, इसके पीछे रीजनेबल आर्गूमेंट वगैरह होने चाहिए। और स्टेट मतलब ये चीज़ें तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। और 24 अमेंडमेंट में दोस्तों यही किया गया था कि 368 में जो है मैंडेट कर दिया गया था प्रेसिडेंट असेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। तो प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। आपको पता होना चाहिए कि जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो होती है, ठीक है, और हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होती, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती है क्वालिफाइड वीटो। दरअसल इस केस में जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट कमज़ोर है। कमज़ोर कैसे? अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है उसका जो है असेंट ज़्यादा मैटर करता नहीं है, वो स्वीकृति दे ना दे वो कानून बन जाता है 10 दिनों के बाद संडे को हटा करके, और वो स्वीकृति दे चाहे दे। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट बहुत ताकतवर है, वो चाहे तो जो है बिल को ज़िंदगी भर डाले रहे, वो कभी असेंट ही ना दे। तो ये तो हमारा जो है प्रेसिडेंट अमेरिका से भी ताकतवर है इस केस में, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है, ठीक है, यानी कि वो जो है उतना मैटर नहीं उसका पॉकेट वीटो करता है। दोस्तों वीटो की पावर हम देखें, तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट का मतलब वो प्रेसिडेंट विद होल्ड कर सकता है असेंट को, तो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन कम ही यूज होता है, ठीक है। ज़्यादातर प्राइवेट मेंबर का जो बिल होता है, सरकार के जो नहीं होते उन्हीं में ऐसा होता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है एक नॉन मनी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए, रीपास पे उसको असेंट देनी मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे डॉक्टर कलाम ने जो है
पार्लियामेंट्री प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2006 को रिकन्सिडर के लिए रिटर्न कर दिया था, सॉरी, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने रीपास किया तो जो है असेंट देनी पड़ेगी। पॉकेट वीटो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है नो टाइम लिमिट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, टाइम लिमिट कोई है ही नहीं। प्रेसिडेंट में सिंपली नॉट एक्ट, प्रेसिडेंट चाहे तो एक्ट ही ना करे, तो बिल ना ही रिसीव करेगा असेंट और ना ही जो है लौटाया जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट जेल सिंह थे, हालांकि इसका प्रयोग तब होता है जब सरकार मेजॉरिटी में ना हो, ठीक है, तब होता है, और मान लो जो है लगे कि सरकार अब कमज़ोर है। प्रेसिडेंट जेल सिंह ने जो है इसका इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में जो है इसका प्रयोग किया था। तो जब इस पर कोई एक्शन ही नहीं होगा तो लैप्स हो जाएगा बिल। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का जो मामला है काफ़ी बेहतरीन है, आपको याद रखना चाहिए और ये याद रखा जाएगा, ये बहुत काम का मामला है, आप याद रखिए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की क्या होती है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है 123 से मिलती है, ठीक है, और ये जो है बाथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन जब हो, ठीक है। और ऑर्डिनेंस में जो है 6 वीक आफ्टर री असेंबली, यानी कि जब री असेंबली हो, देखो जब सेशन में नहीं होगा, सत्र नहीं चल रहा है, तभी तो ऑर्डिनेंस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है री असेंबली शुरू हो गई और उसको जो है अप्रूव ही नहीं करवा रहे हो, तो अप्रूव कराना पड़ेगा विद इन 6 मंथ, 6 वीक, ठीक है। अगर जो है 6 वीक की एक्सपायरी पे जो है हो गई, ठीक है, और वो पास नहीं हुआ तो वो जो है ऑर्डिनेंस चला जाएगा। इफ विदड्रॉन, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको विड्रॉ अर्ली भी कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे। यहाँ पे कुछ सेफगार्ड हैं, कंडीशन है कि बाथ हाउस सेशन में नहीं होने चाहिए, एड एंड एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अर्जेंसी नेसेसिटी होनी चाहिए, पार्लियामेंट जो है नेक्स्ट सेशन में पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा ऑर्डिनेंस, और ये किसी भी समय विड्रॉ हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दरअसल जो है ऐसा कहा गया था कि जो है ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, बियॉन्ड, ये सब कर कौन रहा है, इंदिरा कर रही हैं, और 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो है जस्टिसाइबल है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि जो है ऐसे लगा दो जाकर, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऑर्डिनेंस जो है ये सिर्फ जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, उसी पे होगा, ठीक है। इससे ऑर्डिनेंस के द्वारा किसी के फंडामेंटल राइट नहीं आप छीन सकते हो, ठीक है, और ये बात याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव जो है हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे टाइम में जा कर के लग सकता है, ठीक है, और बैक टाइम से लग सकता है, ठीक है। ये जो है अल्टर या अमेंड कर सकता है टैक्स लॉ को भी, ठीक है, लेकिन ये किसी प्रकार से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो अनयूजुअल है, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है, यूएसए और यूके वगैरह में, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो है एक जब अचानक की सिचुएशन बन जाए तो जो है इसके लिए ये ऑर्डिनेंस का ताकत दिया है, इसका दुरुपयोग जो है वो मेरे साथ उनके मतलब जो है पार्लियामेंट जब ना सेशन में हो, इमीडिएटली ज़रूरत पड़ेगी तब होना चाहिए, लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग होता है। अगला बात करें तो कैन नॉट बी यूज द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हो। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट ना करता हो। आरसी कूपर का एक केस है जिसमें कहा था कि प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन अंडर आर्टिकल 123 इज जस्टिसाइबल, कोर्ट में रिव्यू वेदर द सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाइड प्रोमulgation। कोर्ट दोस्तों ये देख सकता है कि सेटिस्फैक्शन जो प्रेसिडेंट की थी वो क्या जस्टिसाइबल थी या नहीं थी, हैं। डीसी वाधवा का केस है स्टेट ऑफ बिहार का 1986 का, इसमें कहा था कि रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल अमाउंट्स टू बी अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आप जो है ऑर्डिनेंस को बार बार पास करा रहे हो तो एक प्रकार का फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में और कानून में जो है कुछ लूप होल होते हैं, लूप होल का मतलब छेद होते हैं, ठीक है, और नेता लोग उसी में जो है कबड्डी खेला करते हैं और उस लूप होल को वो जानते हैं कि कहाँ पे जो है कैसे कानून से खेलना है। तो ये बहुत आसान काम होता है और जो उसकी गहरी समझ रखते हैं वो इससे खेल लेते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑर्डिनेंस जो है वो री असेंबली के 6 हफ्तों के अंदर पास कराना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करें कि जैसे 6 हफ्ते हों उससे पहले उसको कैंसिल करके फिर पास करवा दें।
या जैसे उसकी टाइम लिमिट होने वाली हो उसको कैंसिल करके फिर पास करवा दें, तो हर बार नया नया ऐसे तो ज़िंदगी में चलता रहेगा खेला। ठीक है, तो ये चीज़ जो है फ्रॉड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। डीसी वाधवा का केस है। अगला कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस है। 7 जज की बेंच थी, इसमें डीसी वाधवा का जो जजमेंट था उसको रीअफर्म किया गया। ठीक है, और ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द लेजिस्लेचर एंड शुड बी पास विद इन द 6 मंथ ऑफ द री असेंबली। अगला है का दिया ऑर्डिनेंस सिर्फ ऑर्डिनेंस के तहत ही माना जाना चाहिए। ये लेजिस्लेशन का एक तरीका ना बन जाए पार्लियामेंट का और इसका पॉलिटिकल मिसयूज ना हो। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट देख लीजिए, तो इसको मैं हालांकि बता चुका हूँ, वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर करता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर करोगे तो इम्पीचमेंट हालांकि हमारे देश में आज तक हुआ नहीं है। और ये किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है और 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप जिस हाउस से जा रहा है साइन होना चाहिए, तब शुरुआत होगी। 2/3 इधर से पास करवा दो, 2/3 उधर से पास करवा दो टोटल मेंबरशिप का, और जो है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का हो जाएगा जिस दिन से जो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। कंट्रोवर्सी इसमें ये रहती है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा ग्राउंड है, इससे तो जो है कुछ भी एक ग्राउंड बना दोगे। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। वैग्यूनेस काफ़ी है, ठीक है, कोई स्पष्ट नहीं है, पॉलिटिकल नेचर है। ठीक है, नेता नगरी चमकाने के लिए लोग कर देते हैं। हाई थ्रेशोल्ड है, पॉलिटिकल इम्प्रोबेबल है। इम्यूनिटी जो है लीगल प्रोसीडिंग से भी जो है प्रेसिडेंट को होती है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनको क्या लीगल प्रोसीडिंग से जो है छूट मिलती है, इसके बारे में भी जो है आपको भली भांति पता होना चाहिए। मतलब किस प्रकार की जो छूट होती है, डिस्काउंट नहीं, मतलब इम्यूनिटी। जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट हमारे देश का जो है उसको बहुत सारी जो है लीगल रूप से जो है प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है। जैसे not answerable to any court for the exercise performance of his official powers and duties or acts done or purporting to be done in that capacity। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी कोर्ट में उत्तरदायी नहीं होगा। अपने प्रेसिडेंट के कार्यकाल में जो है जितने भी उसने काम किए, जितने भी पावर या ड्यूटी का जो एक्सरसाइज किया, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में जो है उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड ड्यूरिंग टेन्योर। यानी किसी प्रकार का जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उसके खिलाफ शुरुआत नहीं की जा सकती है। उनके समक्ष जो है उनके आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, आप देखते रहिए। नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट शैल इशू ड्यूरिंग टेन्योर। यानी कि प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने का, इम्प्रिजनमेंट करने का कोई भी जो है प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे देश का सर्वोच्च है और भगवान के तरीके से माना जाता है, तो वो जो है गलती कर ही नहीं सकता, इस फिलॉसफी से है। ठीक है, तो किंग कैन नेवर भी जो है रॉन्ग, ये फिलॉसफी है इसमें। यानी कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ना इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। नो सिविल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अंटिल 2 मंथ आफ्टर प्रायर नोटिस। यानी कि कोई भी प्रकार की सिविल प्रोसीडिंग भी जो है स्टार्ट नहीं होगी जब तक उसको 2 महीने पहले से नोटिस ना दिया गया हो। स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है, तो प्रोटेक्शन काफ़ी टेम्प्रोरी है। ठीक है, जब तक वो ऑफिस में है तभी तक है। सिविल प्रोसीडिंग जो है वो पर्सनल एक्ट में जो है नोटिस के बाद पॉसिबल है। इम्यूनिटी जो है काफ़ी वाइड है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे रामेश्वर प्रसाद का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इम्यूनिटी जो है गवर्नर की अंडर आर्टिकल 361 बट क्लैरिफाइड दैट देयर एक्शन में स्टिल टू बी सब्जेक्ट रिव्यू। यानी कि उनके एक्शन जो है वो सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू के जो है सब्जेक्ट में हो सकते हैं। जो काम करेंगे ना वो तो सब जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे देखनी चाहिए, ये जो गवर्नर यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया है 361 जो है, अच्छा प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए है आई थिंक। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को ये इम्यूनिटी नहीं मिलती है। ठीक है, और ये जो है जैसे एमपी एमएलए जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं आर्टिकल 105 और 194 से। जैसे एमपी एमएलए अगर कुछ भी जो है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में पार्लियामेंट या विधानसभा या विधानमंडल में अगर कुछ कहते हैं, अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी कटाक्ष करते हैं, कोई भी पॉलिसी डिस्कशन करते हैं, और उनकी इस कृत्य के लिए जो है उनको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डिस्कशन होता है
ये उनको इम्यूनिटी मिलती है 105 194 क्लास 2 से, और ये उनके पास विशेष अधिकार है। दिस डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिमिनल मिसकंडक्ट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट में ये लागू नहीं होता है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव का एक केस है 1998 का, इसमें एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी जिसमें कहा गया था कि एमपी के पास इम्यूनिटी है जहाँ पे जो है करप्शन से ब्राइबरी रिश्वत जो है ली गई हो, ठीक है। तो रिश्वत के लिए पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भारत के जो है वो एक बार जो है इनका तार कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ब्राइबरी से रिलेटेड जो है इनके पास कब से जो है इम्यूनिटी आ गई, तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हालांकि ये जो व्यू था उसको ओवर रूल कर दिया गया सीता सोरेन के केस में। 2024 का केस है, 7 जजों की बेंच ने इसमें निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्राइबरी जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये करप्ट प्रैक्टिस एक्ट टाइप की, मतलब आप मान सकते हो। दरअसल ये जो है मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें करप्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ब्राइबरी प्रोटेक्टेड नहीं है लेजिस्लेटिव प्रिविलेज से, रिश्वत लेना ये प्रोटेक्टेड नहीं है। तो प्रेसिडेंट का मैंने आपको बता दूंगा, गवर्नर का बता ही दिया है, ठीक है। तो गवर्नर का लगभग प्रेसिडेंट के जैसा ही है मामला, और बता ही दिया सारी चीज़ें रामेश्वर प्रसाद। प्राइम मिनिस्टर और सीएम का देख लेते हैं। दरअसल आपको पता होना चाहिए तो लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है 2013 का, उसमें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है जैसे कुछ मामले अगर हम छोड़ दें, ठीक है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, इस पर यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर, और जैसे अभी रिसेंट में जो है एक बिल पेश हुआ है शायद 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। और इसको पेश इसलिए किया गया है कि ताकि जो मंत्री होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें कई सारे जो नेता हैं उनके ऊपर अक्सर चार्जेस लगे रहते हैं और उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती रहती है और नेता भी बने रहते हैं। यानी कि इस प्रकार से वो कबड्डी खेलते रहते हैं, बैठे बैठे आराम से चलता रहता है। वो उसके तरीके होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर इस प्रकार से नेता जो है वो पार्लियामेंट में बैठे जाएंगे, इधर भी जो उनका बढ़िया धंधा चल रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मोदी गवर्नमेंट अभी हाल ही में जो है एक बिल लाई है 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत कोई भी नेता अगर उसको जो है 30 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो कोई भी हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, चाहे मतलब चीफ मिनिस्टर, कोई भी एनीबडी, उसका जो है जो सदस्यता होती है वो छिन जाएगी। इसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी निकलता है कि ऐसे तो जो है फिर ईडी तो है ही बनी है पुरानी, इलेक्शन कमीशन भी बना हुआ है, ऐसे तो है किसी को भी लटका दोगे जा करके, हैं 30 दिन कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना होता है, कहीं पे भी धर दो जाकर 30 दिन होगा और हटा दो। तो ये जो है इसका कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है। तो इसमें एक मध्यम मार्ग ये निकलना चाहिए कि ये जो टाइम लिमिट सेट की गई है ये नहीं होनी चाहिए। होना दरअसल ये चाहिए कि जब आरोप सिद्ध हो जाए, आरोप लगा देने से तो ये तो हमको भी कह दें जाए कुछ भी, ठीक है। या जुडिशियल कस्टडी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जैसे केजरीवाल को देख लीजिए आप, पिछली बार जो है जैसे गए थे आप, देखो छूट करके आए हैं शायद, हैं। तो ये क्या है मामला, इसका मामला ये है कि ये नहीं देखना चाहिए कितने दिन तुम जेल में रहे, ये देखना चाहिए कि कब तुम जो सिद्ध हुए हो, ठीक है। मेन तो जजमेंट पे डिपेंड करता है ना, ऐसे तो किसी को उठा कर अंदर डाल दो जा करके, वो कितना आसान काम होता है वो तो सब जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल। मैंने क्या बताया कि प्राइम मिनिस्टर को भी जो है इम्यूनिटी थोड़ी सी नहीं है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में, कुछ जो है उसके ऊपर भी जो है लगते हैं। और सीएम, ठीक है, तो केजरीवाल जा ही चुके हैं, इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी है ही नहीं, सब्जेक्ट टू क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है सिर्फ 105 194 में जो उनकी स्पीचेस होती हैं, वोट्स होते हैं हाउस में जब वो अंदर होते हैं, बाहर नहीं, ठीक है। ये चीज़ें जो है आपकी हो गई। और पीवी नरसिम्हा राव का केस मैंने आपको सीता सोरेन में जो है ओवर रूल हो ही गया है। तो आज का लेक्चर जो है फाइनली समाप्त होता है। तो प्रेसिडेंट का ये दोस्तों लेक्चर था और प्रेसिडेंट के नाम पे लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आगे बढ़ाएंगे अपने कार्यक्रम को, और मैंने सोचा था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आज ही ख़त्म कर देंगे, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आज नहीं ख़त्म हो पाया, ठीक है। ये टोटल जो है 100 पेजेस की पीपीटी है। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल आज प्रेसिडेंट ही ख़त्म हो पाया है, ठीक है। और कल वाइस या अगले लेक्चर में जो कि धीमे से आएगा, अब जल्दी नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा, लेक्चर बहुत स्लो आएंगे, अब ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी जो है 149 में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनल मेंबरशिप ले सकते हो, जहाँ पे अगर हमसे कुछ पूछोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जवाब।
और मैं आपको लास्ट में जाते जाते बता दूं, अगर जो है आप PW से पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन कूपन कोड, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी पे पूरा जो कोर्स है उसके बहुत से लेक्चर, लगभग 66 लेक्चर, 66 लेक्चर जो है हमारे पड़े हुए हैं, लगभग 100 घंटे का कंटेंट होने जा रहा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।